नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, इसके प्रभाव क्या, इसके प्रगति कैसे हुई, इसके प्रभाव क्या पड़े। और औद्योगिक क्रांति ऐसे भी आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, या इस बात से आप कहाँ तक सहमत है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। ये क्यों हुई, इंग्लैंड में क्यों हुई का मतलब यही है कि कारण लिखने हैं कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम क्यों हुई, ऐसे क्या कारण हुए। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में हम दो दो चार चार बातें यहाँ से लेंगे। जैसे औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई 1780 से 1850 के बीच। इस अवधि में तकनीकी क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन हुए, नए नए आविष्कार हुए, जिनसे लोहा बनाया गया, स्टील बनाई गई, कोयला, वस्त्र उद्योग आदि के जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनका रूपांतरण हो गया। इन उद्योगों को संचालित करने के लिए वाष्प ऊर्जा का प्रयोग हुआ। वस्तुतः वाष्प ऊर्जा शक्ति औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार सिद्ध हुई। और धीरे धीरे जो औद्योगिक क्रांति है इंग्लैंड में हुई, बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, धीरे धीरे करके समस्त यूरोप में, धीरे धीरे इटली, रूस, जापान आदि में औद्योगिक क्रांति का प्रसार धीरे धीरे हो गया। और भारत में 20वीं शताब्दी में, चीन, अफ्रीका और भारत में 20वीं शताब्दी में इसका प्रसार हुआ। औद्योगिक क्रांति ने धीरे धीरे संपूर्ण आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया, जहां एक और बड़े बड़े कारखानों के मालिक एक धनी वर्ग बन गया कारखानों के मालिकों का। दूसरी ओर इन्हीं कारखानों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों की दशा जो थी काफ़ी अच्छी नहीं थी। यानी कि औद्योगिक क्रांति तो हो गई है, लेकिन औद्योगिक क्रांति से एक धनी वर्ग बन गया और एक बन गया श्रमिक वर्ग। यानी कि एक वर्ग तो ऐसा बन गया जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और एक वर्ग ऐसा बन गया जो उसमें काम कर रहा है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय है, शोचनीय है। मतलब कि उसके पास काफ़ी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास काफ़ी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है उसके पास। लेकिन ये जो क्रांति थी ये एकदम से नहीं हुई, धीरे धीरे करके हुई है। इसमें बहुत सारे जो कारण हैं हम देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है फ्रेडरिक, औद्योगिक क्रांति का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फ्रेडरिक एंजल्स। एक लाइन यहाँ से ले सकते हैं हम। उसके बाद एक यहाँ से एक नाम लिया और लिखेंगे कि इसने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेडरिक एंजल्स ने किया है। उसके बाद दूसरा हम यहाँ से लेंगे, दूसरा हम लेंगे कि इस टॉयनबी ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें कुछ व्याख्यान दे रखे हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ब्रिटेन में हुए औद्योगिक विकास पर दिया है, और लिखा है कि 18वीं सदी में ये जो परिवर्तन हुए इतने पूर्ण थे, इतने शीघ्र हुए कि इनको क्रांति की संज्ञा देना उचित है। क्रांति का मतलब यही है कि ऐसे परिवर्तन जो एकदम से हो गए और काफ़ी लंबे समय तक टिके रहे, यानी कि मौलिक हो गए बिल्कुल। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आज हैं और कल नहीं हैं, हम उसको क्रांति बोल सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई। औद्योगिक क्रांति का अनुभव सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किया, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के लिए जो परिस्थितियां थी वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अनुकूल थी। ब्रिटेन की जो परिस्थितियां थी, ब्रिटेन की जो स्थिति थी, ब्रिटेन के पास पैसा था, उसकी भौगोलिक स्थिति थी, उसमें वैज्ञानिक क्रांति हो चुकी थी, उसमें कृषि क्रांति हो चुकी थी, उसमें एक ऐसा वर्ग था जो पैसा लगाने से नहीं डरता था। इस प्रकार के बहुत सारे कारण थे जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को जन्म देते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं एक फ्रांस है कि फ्रांस में सामंतों का प्रभाव था और वह साथ ही यूरोपीय युद्धों में उलझा रहा। जब युद्धों में उलझा रहेगा तो वो अपने व्यापार की तरफ ध्यान नहीं दे सकता, वो अपना विकास नहीं कर सकता, वो अपनी तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी ओर इंग्लैंड के पास काफ़ी कोयले के और लोहे के भंडार थे, दूसरे देशों के पास नहीं थे। हॉलैंड के पास काफ़ी धन था, लेकिन वो एक व्यापारी देश ही बना रहा। हॉलैंड जो था, मैंने बताया था कि हॉलैंड बाहर से सामान खरीदता है और बाहर की बाहर बेच देता है, अपने यहाँ जो है वो उत्पादन नहीं करता। इसी वजह से बहुत सारे कारण हैं कि जैसे फ्रांस युद्धों में उलझा रहा, सामंतों का प्रभाव रहा। दूसरी ओर हॉलैंड के पास काफ़ी धन था, लेकिन वो व्यापारी देश बना रहा। तीसरी ओर इन देशों के पास लोहे व कोयले के भंडार नहीं थे। इसके विपरीत इंग्लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आगे हम देखते हैं
आगे हम देखते हैं इसी में। देखो, सबसे पहला कारण है भौगोलिक क्रांति, भौगोलिक स्थिति। सबसे पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ने वहाँ की औद्योगिक क्रांति में सहयोग दिया। इंग्लैंड यूरोप का ऐसा देश है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, वह बाहरी आक्रमणों से इसी कारण से सुरक्षित है, यानी कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसी वजह से कोई भी बाहर का आक्रमणकारी उस पर अटैक नहीं कर सकता। दूसरा क्या है इसमें, सबसे पहले एक बात है कि वह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, बाहर का आक्रमण नहीं हो सकता। दूसरी बात है, वहाँ का जो समुद्री इलाका है, समुद्री जो बंदरगाह हैं वो कटे फटे हैं। इसका मतलब ये है जो बंदरगाह हैं वो स्वतः ही उनका ऑटोमेटिक जो है निर्माण हो जाता है। तीसरा, वहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है, आर्द्र मतलब नमी युक्त। चौथा, वहाँ इंग्लैंड के पास लोहे कोयले के काफ़ी भंडार भरे पड़े हैं, इसीलिए लोहे व कोयले की जो कमी है इंग्लैंड में नहीं है, दूसरे देशों में कमी है। 4 बातें देखी हमने। भौगोलिक स्थिति पॉइंट है, भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले देखा इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दूसरा, वहाँ की जो बंदरगाह हैं वो स्वतः ही कटा फटा है, बंदरगाह सारे का सारा समुद्री रास्ता जो है वो बंदरगाह जो है अपने आप बन जाते हैं, स्वतः ही बन जाते हैं। तीसरा, वहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है, नमी युक्त जलवायु है, वहाँ वस्त्र उद्योग काफ़ी अच्छे से चल सकता है। चौथा, इंग्लैंड के पास लोहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में और कोयला है। इस प्रकार से बहुत सारी जो बातें हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को लाने में सबसे महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। इसके अगला हम देखेंगे, इसके आगे देखते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय 1700 से पहले ही ब्रिटेन में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय हो चुका था, अर्थात राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से देश का एकीकरण हो चुका था। यानी कि जो इंग्लैंड था राजनीतिक रूप से भी एक हो चुका था, यानी कि एक ही राज्य शासन कर रहा था, आर्थिक रूप से भी एक जैसी कानून व्यवस्था। जैसे ये लिखा हुआ देखो कि भाई इंग्लैंड के जो 3 हिस्से थे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, एक छत्र शासन कायम हो गया था। लंदन राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। इसका अर्थ यह है कि पूरे देश में एक जैसी कानून व्यवस्था, एक जैसी मुद्रा प्रणाली और एक जैसी बाजार व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। लेकिन दूसरे देशों में क्या था, ऐसा नहीं था। एक बार और क्लियर कर लेते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय। 1700 से पहले ही ब्रिटेन में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय हो चुका था, अर्थात राजनीतिक और आर्थिक रूप से देश का एकीकरण हो चुका था, एक जैसी कानून व्यवस्था लागू हो चुकी थी, एक जैसी समान मुद्रा प्रणाली लागू हो चुकी थी, एक जैसी ही बाजार प्रणाली भी जो है वो विकसित हो चुकी थी। अतिरिक्त जो चुंगी है, चुंगी मतलब कर, जगह जगह पर लिया जाने वाला जो कर है वो भी बंद हो चुका था। दूसरे देशों में ऐसा नहीं था, दूसरे देशों में इसके बिल्कुल उल्टा था। जगह जगह चुंगी ली जाती थी, कर लिया जाता था, एक जैसी कानून व्यवस्था नहीं थी, एक जैसी समान मुद्रा प्रणाली नहीं थी। इसी प्रकार से इंग्लैंड में ये सब कारण भी औद्योगिक क्रांति को सर्वप्रथम लाने में सहायक सिद्ध हुई। तीसरा है एक जैसी कानून व्यवस्था, मतलब एक जैसी मुद्रा प्रणाली, मतलब जैसे हमारा जीएसटी है, एक जैसी कर व्यवस्था होगी है, एक कर एक देश ऐसे करके। तीसरा है कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन। ब्रिटेन में शानदार क्रांति 1688 की शानदार क्रांति के बाद कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, जिनको हमने कृषि क्रांति की संज्ञा दी, कृषि क्रांति का नाम दिया। यहाँ क्या हुआ, हमारे को 2 बातें याद करनी है यहाँ पे बस। बड़े बड़े जमींदारों ने एक काम किया, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजे, नई नई फसलों को अपनाया। ठीक है, नए नए तरीके, नई नई फसलें, और साथ में ही उन्होंने क्या किया, बाड़ाबंदी आंदोलन चलाया 1710 में। बाड़ाबंदी मतलब 4 दीवारी टाइप, जो हम बाड़ वगैरह लगा देते हैं ना, वो वाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी भू संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपने आसपास के जो छोटे छोटे जो खेत थे किसानों के, उनको खरीद लिया, और साथ ही जो गांव की जो ज़मीन थी, चरागाह भूमि, चरागाह मतलब जो पशुओं के चरने के लिए छोड़ दी जाती थी खाली, उसको भी कृषि योग्य भूमि में शामिल कर लिया। इससे क्या हो गया, उनके उत्पादन में वृद्धि होगी। दोबारा करें एक बारी। 1688 की शानदार क्रांति के बाद कृषि के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए इंग्लैंड में।
जिनको हमने बाद में कृषि क्रांति की संज्ञा दी। उसके बाद जमींदारों ने अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाए, नई नई फसलों को उगाया। उसके साथ ही उन्होंने छोटे छोटे किसानों की जो ज़मीनें थी वो खरीद ली, और किसानों की ज़मीन खरीदने के बाद चरागाह की जो भूमि थी वो भी अपने खेतों में शामिल कर ली। इससे उनका खेत जो था काफ़ी बड़ा हो गया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो अब छोटे छोटे जमींदार थे अब वो अपना खेत उसको बेच के चले गए। उनकी जो उत्पादन है, इस प्रकार से खेत में वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, खेत में वृद्धि हुई, तो उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी ओर यही कारण दूसरी ओर भी जाता है। पहला तो ये हो गया कि छोटे छोटे जमींदार जो थे वो बड़े बड़े जमींदारों को अपनी ज़मीन बेच गए, और बड़े बड़े जमींदारों के पास अब काफ़ी एरिया हो गया और उनके उत्पादन में वृद्धि हो गई। दूसरा ये हुआ कि अब जो उजड़े हुए किसान थे, जो अपना खेत बेच चुके हैं बड़े बड़े जमींदारों को, उनके पास अब कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। वे चले गए शहरों में चले गए, और शहरों में चले गए तो उनके पास काम करने के लिए काम नहीं है और पैसा चाहिए। पैसे के लिए उन्होंने क्या किया, कारखानों में क्या किया, कारखानों में सस्ते दामों पर काम किया। इसका मतलब कृषि क्रांति में फ़ायदा हो गया। कैसे हो गया, जब किसानों के पास ज़मीन जो अपनी बेच के वो बड़े बड़े ज़मींदारों को चले गए, बड़े बड़े ज़मींदारों के पास उत्पादन में वृद्धि हो गई। एक तो औद्योगिक क्रांति के लिए मशीनों को कच्चा माल मिल गया, कारखानों को एक तो कच्चा माल मिल गया। दूसरी ओर जो श्रमिक थे, जो खेती करने वाले छोटे छोटे किसान थे, उनके पास काम धंधा नहीं है। अब वो श्रमिक जो है सस्ते दाम पर काम करेंगे, और कारखानों में काम करने के लिए दूसरी ओर उनको श्रमिक मिल गए। इस प्रकार से कृषि क्षेत्र में परिवर्तनों ने भी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को लाने में अहम भूमिका अदा की है। उसके बाद है विदेशी बाजार प्रणाली का निर्माण। विदेशी बाजार का निर्माण सबसे पहले देखो क्या हुआ। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली था, औपनिवेशिक देश था, एशिया पर कब्जा कर रखा था, अफ्रीका पर कब्जा कर रखा था, अन्य महाद्वीपों पर भी कब्जा था। उसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था, ये भी हम जानते हैं। संसार के बहुत सारे बंदरगाहों पर उसने अपने कब्जे कर रखे थे। उसके बाद क्या क्या बातें देखी हमने। 18वीं व 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड सर्वाधिक शक्तिशाली औपनिवेशिक देश था, जिसका साम्राज्य अफ्रीका, एशिया तथा अन्य महाद्वीपों में फैला हुआ था। उसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था। संसार के काफ़ी सारे बंदरगाहों पर उसने अपना अधिकार कर रखा था। उसके बाद इन औपनिवेशिक साम्राज्यों से उसे कच्चा माल प्राप्त होने लगा, और बड़ी मात्रा में प्राप्त होने लगा, और सस्ते दामों पर प्राप्त होने लगा। और उसी कच्चे माल को ये अपने कारखानों में तैयार करवा के अधिक से अधिक दामों पर बेचने लगे। और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार इतनी तेज़ी से विकसित किया कि इंग्लैंड में तो 7% वृद्धि हुई कुल 20 सालों में, 1750 से 1770 तक। जहां इंग्लैंड में 7% वृद्धि हुई, वहीं यूरोप के अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये वृद्धि 80% हो गई। नहीं समझ में आया, दोबारा करते हैं। 18वीं व 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड सर्वाधिक शक्तिशाली औपनिवेशिक देश था, जिसका साम्राज्य अफ्रीका, एशिया तथा अन्य महाद्वीपों में फैला हुआ था। उसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था, और उसने दुनिया के बहुत सारे बंदरगाहों पर अपना अधिकार कर रखा था। और इन उपनिवेशों से उसने अपना कच्चा माल जो था काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राप्त किया, और उसी कच्चे माल को अपने कारखानों में तैयार करके अपने ही उपनिवेशों में बेचा, और बड़े महंगे महंगे दामों में बेचा, और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। 1750 से 1770 तक इंग्लैंड का जो सामान था उसमें 7% वृद्धि हुई इंग्लैंड में। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें तो 80% तक वृद्धि हो चुकी थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। क्योंकि भारत में क्या था, इन्होंने ऐसी कुछ पॉलिसियां अपनाई कि यहाँ का सामान तो महंगा हो गया। जैसे हमने देखा था कि भारतीय सामान पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया, लेकिन यूरोप से जो, इंग्लैंड से जो सामान आ रहा है भारत में, अंग्रेजों का जो सामान भारत में आ रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं था। इसी प्रकार की कुछ नीतियाँ अपना के भारतीय सामान महंगा हो गया, इंग्लैंड का सामान सस्ता हो गया। तो इसी वजह से इन्होंने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा सामान खपत हो सके, और इस प्रकार ये भी विदेशी बाजार का निर्माण भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को सर्वप्रथम लाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसके बाद है पूंजी की उपलब्धता।
मैंने बताया कि इन्होंने पूंजी, उद्योगों में पूंजी चाहिए बहुत ज़्यादा। यदि हम कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई भी उद्योग लगाते हैं, कोई भी कारखाना फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसमें पैसा चाहिए बड़ी मात्रा में। इन्होंने दो तरीके से पैसा कमाया। पैसा कमाया क्या, पैसा लूटा। एक तो आंतरिक शोषण से और एक बाहरी लूट से। आंतरिक शोषण में इन्होंने क्या किया, अपने ही किसानों को बड़े बड़े भूस्वामियों के द्वारा शोषण करवाया गया। दूसरा बाहरी लूट जैसे भारत से बड़ी मात्रा में इन्होंने क्या किया, काफ़ी पैसा वसूल किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, दास व्यापार, ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन की कंपनियों ने अफ्रीका से अमेरिका के बीच होने वाला दास व्यापार, उसमें काफ़ी मुनाफा कमाया। मैक्सिको की खान से सोना चांदी निकालकर लाया गया, वहाँ से बहुत ज़्यादा इनको मुनाफा हुआ। और भारत जैसे गुलाम देश को इन्होंने किसानों से जो लगान वसूलते थे, उससे भी इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में धन लूटा। तीन बातें हैं। वो पूंजी की उपलब्धता, औद्योगिक क्रांति के लिए सर्वप्रथम पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पैसा होना चाहिए, पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए। पूंजी की उपलब्धता इन्होंने दो तरीके से प्राप्त की, आंतरिक शोषण और बाहरी शोषण। आंतरिक शोषण में अपने किसानों का शोषण किया, और बाहरी शोषण में क्या किया, सबसे पहले ब्रिटेन की कंपनियों ने अफ्रीका से अमेरिका के बीच होने वाले दास व्यापार में मुनाफा कमाया, मैक्सिको की खानों से सोना चांदी निकलवाया, भारत जैसे गुलाम देशों के किसानों को जमकर लूटा। इस प्रकार से पूंजी की उपलब्धता धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के मार्ग में एक कारण साबित हुई। तीसरा है शहरों का विकास। हमने देखा है कि जब भी कहीं व्यापार वाणिज्य धीरे धीरे बढ़ता है, वहाँ पे शहरों का विकास धीरे धीरे हो जाता है। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते पश्चिमी यूरोप के देशों में आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन चुके थे। सबसे पहला केंद्र हम देखते हैं, सबसे प्रमुख शहर जो बना, लंदन बन गया। ब्रिटेन के 1800 ईस्वी में ब्रिटेन के 11 शहरों की जो आबादी है वो दुगनी हो गई। इनमें एक शहर था लंदन। लंदन जो था आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और एशिया के बीच बड़े बड़े जो व्यापार होते थे, उनके जो कारखाने होते थे, उन सभी के कारखाने लंदन में ही बनाए गए थे। इसके बाद है उन्नत बैंक प्रणाली। 18वीं शताब्दी में एक उन्नत बैंक प्रणाली की स्थापना हो गई। वहाँ से अब क्या हुआ, इस प्रणाली के विकास से वहाँ के उद्योगपतियों को ऋण लेने में सहायता हो गई। क्या लेने में सहायता होगी, ब्याज पर पैसा। देश का केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी स्थापना 1694 में हुई थी। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई, 1694 में। 1820 तक ब्रिटेन के प्रांतों में 600 से अधिक बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। इस प्रकार से उल्लेखनीय है कि अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थे। इस प्रकार उन्नत बैंक प्रणाली भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को लाने में अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता का वातावरण। हमने देखा था कि जैसे दूसरे देशों में क्या हो रहा था, धर्म सुधार आंदोलन चलने के बाद बहुत सारे देशों में क्या हो रहा था, मारकाट छिड़ी हुई थी। ऐसा ही प्रोटेस्टेंटों के साथ किया जा रहा था, उनको दबाया जा रहा था, मारा जा रहा था, कुचला जा रहा था। लेकिन वो जैसे इंग्लैंड में आए, और जैसे ही वो इंग्लैंड में आए, उनको धार्मिक स्वतंत्रता का वातावरण मिल गया। उसके बाद उनको कारखानों में काम करने के लिए सस्ते दामों पर श्रमिक मिल गए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो हैं, धार्मिक और स्वतंत्रता का वातावरण, ये भी औद्योगिक क्रांति को लाने में अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद है यातायात व संचार के साधनों का विकास। यूरोप में सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही यातायात के साधनों का विकास किया गया। जैसे हम देखते हैं कि ट्रेन सबसे पहले किसने चलाई, इंग्लैंड वालों ने चलाई। पुल बनाए गए, पुल की पद्धति में सुधार किया गया, सड़क बनाने की विधियों का निर्माण किया गया, वाष्प शक्ति का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इन जो सारे परिवर्तन थे, इन सभी ने औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति ला दी। रेल मार्गों का भी प्रसार हुआ। इस प्रकार से कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सारा यूरोप जो था जल मार्गों से आसानी से जुड़ सका, और 1724 ईस्वी से लेके देश में लगभग 1160 मील लंबा जल मार्ग बन गया। क्योंकि यह मार्ग समुंदर से जुड़े हुए थे, इसलिए नदी जलपोतों के माल को आसानी से समुद्रों में लादा जा सकता था। इसके बाद है तकनीकी विकास।
वस्तुतः औद्योगिक परिवर्तन विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में हुए आविष्कारों तथा मशीनों के प्रयोग से आया। क्या कह रहा है कि भाई औद्योगिक क्रांति जो है ना विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की के कारण हुई और नई नई आविष्कारों के कारण हुई। जैसे नए नए आविष्कार हुए, नई नई मशीनें आती गई, इस प्रकार ये सारा क्या हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन या क्रांति आने से औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। 18वीं सदी के अंत में तो तकनीकी आविष्कारों की एक श्रृंखला ही शुरू हो गई। उल्लेखनीय है कि 18वीं शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 26,000 आविष्कार हुए। इनमें से आधे आविष्कार इस शताब्दी के अंतिम 20 वर्षों में हुए, यानी कि 1780 से लेकर 1800 तक जो है सारे आविष्कार हुए। उसके बाद है साहसी उद्यमी। साहसी उद्यमी मतलब पैसा लगाने से ये लोग नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं। इस प्रकार हमारा जो है औद्योगिक क्रांति के कारण जो है समाप्त हो गए हैं। सबसे पहले हम दोबारा देख लेते हैं एक बारी। भौगोलिक कारण, इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, वहाँ पे जो बंदरगाह है वो स्वतः ही उनका निर्माण हो जाता है, ऐसा एरिया है। तीसरी, वहाँ की जलवायु आर्द्र है, वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी अनुकूल है। चौथा, वहाँ इंग्लैंड के पास लोहे व कोयले के भंडार हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। इस प्रकार से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आना लाजमी है। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि एक जैसी कानून व्यवस्था, एक जैसी मुद्रा प्रणाली, एक जैसी बाजार व्यवस्था, इस प्रकार से ये भी औद्योगिक क्रांति के मार्ग में एक कारण साबित हुआ। दूसरा, हम यहाँ पे देखते हैं कि किसानों ने क्या किया, नए नए तरीके अपनाए अपनी कृषि को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कृषि के नए नए तरीके अपनाए, फसलों को अपनाया, नई नई फसलों को अपनाया। दूसरा, उन्होंने बाड़ेबंदी आंदोलन चलाया। तीसरा, उन्होंने छोटे छोटे जो जमींदार थे, किसान थे, उनकी ज़मीनों को खरीद लिया, चरागाहों की ज़मीनों को अपने में शामिल कर लिया। अब उनकी ज़मीन जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है और पैदावार बढ़ गई है, पैदावार में अत्यधिक वृद्धि हुई। पहला कारण तो इसमें यह हुआ कि कच्चा माल बड़ी मात्रा में मिल गया। दूसरा ये हुआ कि उजड़े हुए जो किसान हैं, जो अपनी ज़मीन बेच चुके हैं, जो अब बेरोजगार हैं, उनको काम करने के लिए काम चाहिए, कारखाने